यूनिट्स एंड डायमेंशन के कॉन्सेप्ट्स लेके उसके अगले सेशन में एक बार फिर से हाजिर हैं। और अगर आप देखे होंगे लास्ट वीडियो तो कुछ कॉमन यूनिट्स की बातें कर रहे थे लास्ट में कि ऐसा यूनिट तो ठीक है, पूरी दुनिया के लिए वो मोस्ट स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन कुछ कॉमन यूनिट्स है वो भी चल रही होती है, कुछ ज़्यादा ही चलती है, जैसे कि डिग्री चल रहा होता है, क्या कहते हैं, लाइट ईयर जम के यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा यूनिट ही यूज हो रहा हो। उसी सिलसिले में जब टाइम के कॉमन यूनिट्स की बात हो रही थी तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक जो दिन की बात है वो दिन भी दो प्रकार का होता है अगर आप कैलकुलेशन करने के मेथड के ऊपर जाए तो। दिन का मतलब होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा कर दे तो हम कहेंगे कि एक दिन कंप्लीट हुआ। लेकिन ये जो एक रोटेशन पूरा कर देगा, ये आप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ सिर्फ रोटेशन नहीं कर रहा है, रिवोल्यूशन भी कर रहा है सन के चारों तरफ। तो वो घूम रहा है और आगे भी बढ़ जा रहा है। तो उसमें एक कैलकुलेशन में एक दिक्कत आ जाती है, एक चक्कर का गाल हो जाता है, चीटिंग हो जाता है। ठीक है, कैसे? जरा देखिए कि मैंने वो भी इमेजिन करने के लिए कहा था एक बार फिर से जल्दी से, कि आप बीच में खड़े हैं, आप मुझे हमेशा देखते रहे, ठीक है ना। अब मैं आपके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हूं, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और मैं आपकी तरफ देखते हुए मैं रिवॉल्व कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कि आपका कोई रोटेशन नहीं हुआ है, आपका खाली रिवोल्यूशन हुआ है। आप एक चक्कर हमारा लगाए हैं लेकिन आपका कोई रोटेशन नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा आपका तो फेस ही मुझे दिख रहा था। लेकिन आप गौर करें तो मेरा एक रिवोल्यूशन तो पूरा हुआ, ये सच है, लेकिन एक रोटेशन भी हुआ है। अगर रोटेशन नहीं होता तो मेरा लेफ्ट जिधर होता उधर ही रहता, राइट जिधर होता उधर ही होता। कैसे? ऐसे, जरा देखिएगा, आप यहां खड़े हैं, ये लीजिए, मैंने आपके एक रोटेशन, ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस बार मेरा रोटेशन नहीं हुआ। तो आपको कभी मेरा लेफ्ट ईयर दिख रहा होगा, कभी राइट ईयर दिख रहा होगा, कभी फ्रंट दिख रहा होगा, कभी बैक दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस पूरे चक्कर में तो मैंने कोई रोटेशन नहीं पूरा किया है, सिर्फ रिवोल्यूशन किया है। रोटेशन होता तब कुछ और बात होती, आपको हमेशा क्या कहते हैं, ये हो संभव था कि एक रोटेशन में सिर्फ वही वाला फेस मुझे दिख रहा होता। लेकिन अब आइए, तो एक रोटेशन को आपने काउंट नहीं किया, अगर मैं अब हमेशा आपकी तरफ फेस करके चलता रहा तो। अब देखिएगा, अगर मैं एक से ज़्यादा रोटेशन करूं रिवॉल्यूशन करते समय, तो तब आप वो ज़्यादा वाला काउंट करेंगे, एक से ज़्यादा वाला काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, जो कि अर्थ करता है एक्चुअली में 365 बार घूमने वाली बात है, ठीक है ना। एक रिवॉल्यूशन में 365 बार रोटेशन करने जा रहा है। तो अब देखिएगा, अगर ये करता हुआ और सब आगे बढ़ता जाए तो इसको काउंट कर लेगा। ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, चक्कर आने लगता है। तो इसको वो काउंट करेगा, बीच वाला। अरे बीच वाला कौन है? सन है। तो सन से बैठ के जो काउंट कर रहा है, तो केवल एक गिनती का चीटिंग हो रहा है, एक रोटेशन का। तो जो असल में 365 दिन आप कहते हैं कि 365 बार अपने एक्सिस पे घूम जाता है साल भर में, वो एक्चुअल में 366 बार घूमता है। एक रोटेशन का चीटिंग हो जाता है, ठीक है ना। और इनफैक्ट अगर एग्जैक्ट आप जाएंगे तो 365.25, 365.25, चूंकि वो ठीक उस पोजीशन पे जब पहुंचता है तब तक थोड़ा आगे भी बढ़ गया रहता है, तो ठीक है। तो ये जो 1/4 एक्स्ट्रा घूम जाता है, इसकी वजह से 4 साल पे एक बार आप एक दिन बढ़ा देते हैं, उसको आप लीप ईयर कहते हैं। तो ये जो 365.25 था, ये एक्चुअल में 366.25 था। एक का चीटिंग हो गया। तो ये जो एक का चीटिंग हो गया है सन से देखने की वजह से, तो आप इमेजिन कीजिए कि कोई दूर से देख रहा है अब हमको, तब वो कहेगा हाँ 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 इसका रोटेशन हो रहा है, क्योंकि वो मेरे फेस की तरफ नहीं है, वो देख रहा होगा कि ये अपने एक्सिस पे कर क्या रहा है। तो डिस्टेंट स्टार से अगर अर्थ को देखा जाए तो ये जो एग्जैक्ट रोटेशन है ना, वो उसको दिखाई देगा, एक रोटेशन का चीटिंग नहीं होगा।
तो 366.25। तो अगर सोलर ईयर आपने कहा तो उसमें 365.25 डेज होते हैं, और दूर से जो देखा उसका नाम होगा सिडेरियल। सिडेरियल सिडेरियल फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, ठीक है ना, फ्रॉम सन। इन दोनों में क्या कर रहे हैं तो कहिएगा दोनों में ऑब्जर्वेशन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कर रहे हैं आप, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सोलर ईयर है 365.25, अरे 365 भी लिखते तो चलता, मतलब एक दिन कम लिखना है, इसमें ध्यान रखिएगा। 365.25 डेज होंगे, और जो सिडेरियल ईयर होगा इसमें एक्चुअल वाला होगा, और एक्चुअल वाला तो एक ज़्यादा होता है, कोई चीटिंग नहीं हुआ उसमें, इतना डेज होता है। जैसे ही ये बात आप समझ गए, अच्छा उस पर क्वेश्चन पूछने से पहले एक अलग क्वेश्चन पूछे हम जरा, कि सन से अर्थ वाली बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है। जरा इसकी बात करें तो आप बचपन से देखे होंगे अर्थ से मून को, जब तो मून का जो फेस आपकी तरफ होता है, हमेशा वही फेस आपकी तरफ रहा है बचपन से लेके आज तक। उस पे जो दाग होता है ना, जो दिखता है, वो उनके लैंडस्केप की वजह से, कहीं पे उठा हुआ पार्ट है, कहीं पे प्लेन पार्ट है, प्लेन पार्ट ज़्यादा चमकता है, वो उठा हुआ और गड्ढा पार्ट कम चमकता है चांद पे जो है। तो वो जो शेप दिख रहा होगा ना, वो शेप हमेशा आपको वही दिखेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मून एक रिवॉल्यूशन जब कर रहा है तो एक ही रोटेशन कर रहा है, जो मैंने सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पे किया था कि मैं आपको देखता रहा और घूम गया एक बार। तो एक बार रोटेशन हुआ है, आपने काउंट नहीं किया, आप पीछे बैठ के, तो इसलिए आप धरती पर बैठे हैं, तो मून का रोटेशन आपने काउंट ही नहीं किया। आपने कहा कि कहाँ रोटेशन हो रहा है, ठीक, लेकिन एक रोटेशन हो रहा है, लेकिन एक रिवॉल्यूशन में, ठीक, तो इसलिए आपने काउंट नहीं किया। आपने कहा कि हमेशा तो वही फेस दिखता है, क्लियर। तो इसलिए मून का जो रिवॉल्यूशन टाइम है, उसका रोटेशन टाइम भी उतना ही है, बराबर है, ठीक है। कितना? 24 आवर्स। 24 आवर्स इसके 24 आवर से मैच कर गया है। वो एक बार 24 आवर में चक्कर भी लगा रहा है, ठीक है ना, हम भी घूम जा रहे हैं, हमेशा वही दिख रहा है, अब लीजिए, ठीक, ये 24 आवर्स, क्लियर। यहां पे जो मैं पूछने जा रहा था आपसे वो ये कि सोलर ईयर में 365.25 और सिडेरियल में 366.25 होता है। मैं आपसे पूछूं कि अब सोलर डे, अगर मैं कहूं सोलर ईयर में जो डे आए हैं तो ठीक है, तो एक दिन के, इसके एक दिन को सोलर डे कह दे, इसके एक दिन को सिडेरियल डे कह दे, जो कि ऊपर हेडिंग में वही है। तो एक दिन दोनों का ले तो कौन बड़ा कौन छोटा, सोच लिए। ओके, देखिए, साल तो साल होता है, ठीक है भैया, हमने इतना समय बिताया, अब उतने समय में आप दूर से काउंट कर रहे हैं तो इतना कर रहे हैं, और सन से कर रहे हैं तो इतना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उतने ही समय में ये इतने सारे आ जा रहे हैं, ये एक ज्यादा आ रहा है, मतलब इसका सब एक का अपना अपना साइज छोटा है, ठीक है ना। फिर से सिडेरियल डे 366 उसी समय में समा जा रहा है, और ये 365 समा रहा है उसी समय में, तो ये बड़ा बड़ा है, तो 365 में ही बॉक्स फुल कर दे रहा है, और ये 366 होके तब फुल कर रहा है, इसलिए थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है उससे। तो इसलिए देयरफॉर वन सोलर डे क्या कहते हैं,
सोलर डे, ये बड़ा होगा सोलर डे क्योंकि 365 में पूरा साल कंप्लीट कर ले रहा है। लार्जर देन 1 सिडेरियल डे। अब हम आपसे पूछे कि अब कितना से ये भी निकालना होगा, तो कहिएगा हाँ निकालना पड़ेगा। अब साल भर में एक दिन का फर्क पड़ रहा है, साल भर में एक दिन का फर्क पड़ रहा है, तो एक दिन में कितना का फर्क पड़ेगा निकाल लेंगे क्या, तो साल भर से डिवाइड कर देंगे जी, ठीक है ना। तो द डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है ना, 1/365 डे। इतने का डिफरेंस है, 365 दिन में एक दिन का डिफरेंस है, इसलिए एक दिन में कितना आता है, 1/365 दिन का डिफरेंस है। अब कहेगा सर ये लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, ये दिन है तो दिन को क्या करते हैं हम लोग, मिनट में बदल देते हैं जी, ठीक है। एक दिन में कितना मिनट होता है, तो एक दिन में 24 घंटा और एक घंटा में 60 मिनट डिवाइडेड बाई 365 अगर कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 24 गुना 60 करते हैं तो ये भी मशहूर है कि दिन भर में 1440 मिनट होता है, और डिवाइडेड बाई 365 ये ऑलमोस्ट 4 आएगा, तो 4 मिनट का मामला है। ये बात है इंपॉर्टेंट, अब इसको पकड़ लीजिएगा। तो इसका मतलब एक सिडेरियल डे 4 मिनट छोटा होता है सोलर डे से, जिस पर कि हम आमतौर पे जिंदगी में चल रहे होते हैं, किससे, सोलर डे से, क्योंकि आमतौर पे 365 वाला इसी से चल रहे हैं, सारा कैलेंडर भी उसी से सेट किए हुए हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है सो है, सिडेरियल कैसा है, तो ये बोलना ज्यादा सुंदर लगेगा कि सिडेरियल छोटा है, कितना मिनट, 4 मिनट। सो देयरफॉर 1 sidereal day is 4 minutes smaller than the solar day। एक सोलर डे से 1 sidereal डे 4 मिनट छोटा होगा। ये बात खास है, सिर्फ यही स्टेटमेंट में दे दिया जाए, ट्रू और फॉल्स आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात थी। यहाँ पे कुछ लिंक दिया हुआ है, तो चलिए उसको देख लिया जाए वीडियो को। ये देखिए, सन है, अर्थ है, ये रिवॉल्यूशन भी करेगा और रोटेशन भी करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और ये एक रोटेशन कंप्लीट किया, ये देखिएगा, तो दूर के सितारे ने कह दिया कि आपने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन सन ने कहा कि ना अभी थोड़ा सा और इधर घूमिए, तब हमारी तरफ आपका मुंह घूमेगा, तो इसके लिए 1 डिग्री ज्यादा घूमना पड़ गया, ठीक है ना, 1 डिग्री ज्यादा घूमना पड़ गया। फिर से देखिएगा, ठीक, दूर के सितारे ने कहा कि भाई धरती कंप्लीट आपने एक रोटेशन कर लिया है, ठीक है, 4 मिनट कम, यानी कि 23 घंटा 56 मिनट में, देखिए 23 घंटा 56 मिनट में कहा कि हो गया, लेकिन धरती ने कहा कि ना हम तो 24 घंटा वाला करते हैं, तो लीजिए 24 घंटा करते ही 1 डिग्री बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये था मामला। चलिए हम लोग लौटते हैं अपने स्लाइड्स पे। क्लियर, तो 1 डिग्री बढ़ गया का मतलब ये हुआ कि 300 1 डिग्री बढ़ गया मतलब 1/360, ठीक है ना, लगभग 1 डिग्री है वो, ठीक। तो 1/360 का फर्क पड़ जाएगा,
जो कि अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो ज़्यादा सही था, 1/365 का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आप वो निकाले तब ये निकाले तब लगभग सबके क्या आएगा, लगभग सब 4 मिनट आएगा, बात खत्म। ओके, तो जिधर से आप देखें तो इनफैक्ट डिग्री वाइज भी इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने देख लिया, अच्छी बात है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करते हुए चलिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। धीरे धीरे जब ये चीज़ें आप शुरू वाले चैप्टर्स में कर रहे होंगे तो बाद के चैप्टर में आपका स्पीड ही अलग होगा, ठीक है ना। बाकी स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि भाई कैसे तू ऐसे समझता है, क्यों? क्योंकि शुरू में आपने बहुत टाइम दिया है, चीज़ों को आराम से सीखा, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, सब कुछ एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे पता चला कि आपने 1 दिन समय दिया हुआ है दोनों के बीच डिफरेंस समझने में। तो इस तरह से चीज़ें शुरू में टाइम दीजिए, बाद में देखिए मज़ा आएगा। ओके, तो ये बात थी। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चले। ओके, चलिए। प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड के पार्ट को कहते हैं जो किसी दूसरे वर्ड में लग जाए, ठीक है ना, या सीधे कहीं ना कि कोई ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड के साथ चिपक जाए तो उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। पहले चिपकता है तो प्रीफिक्स कहते हैं और बाद में चिपकता है तो सफिक्स कहते हैं। एनीवेज, जो स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस है जो पूरी दुनिया फॉलो करती है उसमें से कुछ हम लोग जान लें। वो ये कि मान लीजिए कि मीटर है तो उसका 1000 गुना कुछ हो सकता है, 1000वां भाग कुछ हो सकता है, उतना छोटा, 1000 गुना छोटा, 1000 गुना बड़ा, इस तरह की बातें कर सकते हैं। उसी तरह से मास है तो मास भी बड़ा छोटा सब हो सकता है, लेंथ है, क्या कहते हैं, टाइम है, सब हो सकता है। तो चलिए मैं लेंथ को लेके चलता हूं। मीटर, अब देखिए मीटर में जैसे किलो लगाए तो किलो का मतलब 10⁶, मेगा मतलब किलो का मतलब 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रहा होगा। ठीक है ना। उसी तरह से 1000वां भाग इतना छोटा कर दीजिए तो वो मिली हो जाएगा, और जैसे +6 था तब -6 कर देंगे तो माइक्रो हो जाएगा, -9 नैनो हो जाएगा। ये तीनों कुछ ज़्यादा यूज होगा। लेंथ की बात कीजिएगा तो सेंटीमीटर भी ठीक ठाक यूज होता है, ठीक है ना। एनीवेज इन सब में एक सीक्वेंस है, आप गौर करें तो देखें, ठीक। ये 10 गुना बड़ा, ये 100 गुना बड़ा, 1000 गुना बड़ा, ठीक। इसके बाद से 1000 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है। शुरू में 10 से मल्टीप्लाई हुआ है और बाद में 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस प्रकार से नाम देने का रिवाज रहा है, ठीक। तो इसको, और इधर आइए तो 10वां भाग डेसी, 100वां भाग सेंटी, 1000वां भाग मिली। अरे कुछ नहीं, मीटर को इतना से डिवाइड कर रहे हैं, वही 1000वां भाग 100वां भाग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर मीटर का 100वां भाग है, ठीक है ना। किलोमीटर मीटर का 1000 गुना है। तो चूंकि ये किलो तक हमारे सर ने एक गीत सुनाया, एक लाइन सुनाया था, गीत का एक लाइन बना के, तो वो हम आपको भी सुना दे। उन्होंने कहा था कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। फिर से मैं कह रहा हूँ, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। उन्होंने कहा कि इसमें ये जो नाम हमने लिया, इन सब में 10 गुना का फर्क है। 10 गुना में सेंटी, 10 गुना में डेसी, 10 गुना में मीटर, 10 गुना में डेका, 10 गुना हेक्टो, 10 गुना में किलो, ठीक है ना। तो ये मैंने सोचा कि आपके लिए भी मैं सुना दूं, और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है। मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, सब में 1000 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, और इधर 1000 और से डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है ना। तो माइक्रो के बाद नैनो, पिको, फेम्टो, अटो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अटो तो हमने आज तक किसी कैलकुलेशन में ये नहीं आ रहा था। ये अटो देने का रिवाज, फेम्टो देने का रिवाज रहा है, नाम देने का। पिको भी कई बार नाम दे दिया जाता है, और इधर भी एक्सा वगैरह तक, पेटा वगैरह तक नहीं आते हैं, टेरा तक जाते हैं। इनफैक्ट अभी डाटा वाली दुनिया जो बढ़ते जा रही है, डेटा, ठीक, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो इसकी वजह से ये वर्ड और फेमस हुआ है, ठीक। और जो सुपर कंप्यूटर्स है वो तो अब पेटाबाइट में और इन सब में जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू कुछ चीजों को हम लोग सीखे अब यूनिट्स का।
आज यूनिट कंप्लीट कर रहे होंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन शुरू करेंगे। इट इज डिजायरेबल दैट द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स बी इजीली अवेलेबल, इनवेरिएबल, indestructible and easily reproducible। जब मैंने यूनिट्स के आपको खूबियाँ बता रहे थे तो उस समय मैंने इन सब वर्ड्स का यूज किया था। उसमें से एक indestructible एक नया वर्ड है, लेकिन नया कुछ नहीं, आप समझ सकते हैं उसका मतलब क्या है। आगे आते हैं। इफ़ वी यूज फुट ऑफ ए पर्सन, एक आदमी को पकड़े हम, एक आदमी को पकड़े और बोले कि तुम्हारा जो पैर की लंबाई है, पैर का जो सोल है नीचे वाला, फुट, ठीक है ना, ऑफ ए पर्सन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अच्छा, आमतौर पे फुट का मतलब वो सोल की हम लंबाई कह रहे हैं। कोई कहेगा कि चलने में कदम की बात करें अगर, ठीक है ना, तो कदम को भी अगर किसी इंसान का ले लिए, ठीक है ना, तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फुट बोला है तो हम लोग नीचे वाला सोल ले रहे हैं। ओके, ठीक है, व्हाटएवर। एक इंसान को पकड़े हैं और उसका लिए है, पूरे इंसानियत का नहीं लिए हैं। पूरे इंसानियत का तो सबका अलग अलग होगा, ठीक है। एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, चलिए हमने कहा मीटर नहीं रहेगा, आज से तुम्हारा पैर रहेगा। विच ऑफ द एबव फीचर्स आर प्रेजेंट एंड विच आर नॉट। अब देखिए, यूनिट को जो जैसा होना चाहिए तो उसमें से क्या क्या पे उसका पैर सही से फिट बैठेगा और क्या क्या में गड़बड़ा जाएगा। चलिए, जो यूनिट्स है उसको इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब अमेरिका हो, जापान हो, आप हो, अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्या कहते हैं, अंटार्कटिका हो, कहीं पर भी जैसे ही हमको किसी चीज़ को नापना है तो आसानी से हमको अवेलेबल हो कि लीजिए इससे नाप लीजिए, नाप लीजिए। अब आप बताइए, वो मीटर स्केल था, वो सब जगह अवेलेबल करा दिया गया, लेकिन आदमी का जो पैर है, उस एक आदमी के पैर को पकड़े हुए हैं, वो कैसे आप हर बार सब जगह अवेलेबल करा देंगे? संभव है? नहीं है। तो इट्स नॉट इट इजीली अवेलेबल गया, ठीक है। इनवेरिएबल, तो देखिए ये चेंज नहीं होना चाहिए समय के साथ, जगह के साथ। तो आदमी अगर वही है, ठीक है, तो उसका पैर लगभग वही रहेगा एक बार जब वो एडल्ट हो चुका है। तो ये माना जा सकता है कि लगभग वही रहेगा। तो ये इनवेरिएबल पे फिट लगभग बैठ रहा है कि चलिए ठीक है, एक इंसान को आप पकड़े हुए हैं तो उसके पैर का लेंथ लगभग वही रहेगा हमेशा। हालांकि आप जानते हैं कि अगर वो इंसान अभी एडल्टहुड में नहीं है, बच्चा है, तो बड़ा होगा तो पैर बड़ा होगा, पैर उसका बदलेगा, ठीक है। फिर बुढ़ापे में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसको अगर हटा दिया जाए तो कहेंगे कि चलो ठीक है, वो एक इंसान का है तो वो इनवेरिएबल रहेगा। टाइम पे अपना नाखून काटेगा जी, तो फुट ऑफ ए पर्सन, तो वो इनवेरिएबल ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। एक इंसान को पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है भैया, आप ही के पैर का नापिए। इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि अचानक कोई मामला आए और जैसे मीटर है ऐसा यूनिट है तो दुनिया को अचानक भुला जाए, तो गायब हो गया, ठीक, खत्म हो गया, कहीं टूट गया, कहीं भूकंप आया था उसी में दब गया, फिर दुनिया को पता ही नहीं अब मीटर किसको कहे हम 1 मीटर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। मतलब उसके कई कॉपी सब जगह अवेलेबल होने चाहिए स्टैंडर्ड का। तो ये इंसान में संभव है? नहीं, ठीक। इंसान मर गया, उसी के साथ वो स्टैंडर्ड खत्म, नया स्टैंडर्ड फिर बनाना पड़ेगा, ठीक। ये संभव नहीं है। तो इसलिए इंडेस्ट्रक्टिबल ना, इजीली रिप्रोड्यूसिबल मतलब हम लोग कहीं पर भी जाए हो तुरंत पता लगा ले कि भैया स्टैंडर्ड कितना होगा, तो इतना होगा लेंथ का। ये कैसे हम कर लेंगे? इजीली रिप्रोड्यूसिबल भी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज से किया गया है। मान लीजिए, रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या है कि अगर खो जाए तो आप डिफाइन किए हुए हो पहले से कि इतना होगा तो ऐसे होगा, इतना लंबाई होगा। किसी के इंसान के पैर की लंबाई का डेफिनेशन आप थोड़ी किए हुए हैं, वो है तब तक है, वो गया तो गया। तो ये रिप्रोड्यूसिबल भी नहीं है, इट इज़ नॉट इजीली रिप्रोड्यूसिबल। जब तक वो जिंदा है ठीक है, और जहाँ पर है वहीं पर
दुनिया में दूसरी जगह वो नहीं बना सकते हैं। एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है ना, हो गया ना। तो 4 वर्ड थे, इसमें से केवल एक ही है, हालांकि उसमें भी थोड़ा सा शक के दायरे में वो आ जा रहा है कि भैया इनवेरिएबल है, लेकिन सवाल उठता है कि आदमी को बीमारी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, अब घोड़े कटा गया तो अब रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? तो आपने 7 चुन लिया है स्टैंडर्ड को ऐसा यूनिट में, लेकिन मान लीजिए कि कोई दूसरा स्टैंडर्ड किसी दूसरे कोई दुनिया का कोई देश कहता है कि नहीं हम इसको बनाएंगे, तो भैया आप जिसको भी बनाइएगा फंडामेंटल से सबको डेराइव होना होगा। ये ध्यान आपको रखना होगा कि जो भी चीज़ें हैं वो डेराइव हो जानी चाहिए, ठीक है ना, इन फंडामेंटल से। तो चलिए लेंथ, टाइम और मास, ये तो फंडामेंटल में तो मशहूर ही है, ये बिल्कुल ये फंडामेंटल में आप कर सकते हैं, क्यों किए हुए हैं आप, ऐसा यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ों को इनसे कर रहे थे आप डिराइव, ठीक, जो इन तीनों से रिलेटेड था। अब ऑफ कोर्स करेंट और टेम्परेचर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो इनसे रिलेटेड था वो डिराइव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मास, टाइम एंड वेलोसिटी, तो अब देखिएगा ये मास है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है ना। तो पहले से आपने मास का ले लिया है, बहुत बढ़िया, टाइम का ले लिया है, बहुत बढ़िया, लेंथ वाला नहीं लिए हुए हैं, लेंथ वाला नहीं लिए हुए हैं। तब क्या करेंगे, वेलोसिटी के अंदर अगर लेंथ छुपा हुआ है तो ये भी अलाउड हो जाएगा, और अगर इसके अंदर लेंथ छुपा हुआ नहीं है तो गया। तो इसके अंदर तो लेंथ छुपा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो लो हम लोग इसको फंडामेंटल के तौर पे यूज करेंगे, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। क्या कहेंगे, हम कहेंगे वेलोसिटी फंडामेंटल है तो उस समय लेंथ डेराइव्ड हो जाएगा, और टाइम तो पहले से फंडामेंटल है ये यहाँ, तो लेंथ डेराइव्ड हो जाएगा, इसको फंडामेंटल करते ही ये डेराइव्ड हो जाएगा। तो ठीक है बाबा, हमारा काम तो सब निकल गया ना, सारे डिफिनीशन पे सेट हो जाएंगे, इससे डेराइव हो जाएगा। तो क्लियर, तो ये भी अलाउड हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए नीचे से दिख रहे तो चलिए नीचे ही से देखा जाए फिर अगले वाला भी, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। तो तुरंत पकड़िएगा, लेंथ और टाइम हो गया था, मास बच गया है, मास बच गया है। तो अगर इसके अंदर मास है तब तो हमारा काम चल जाएगा, सिस्टम सही है, और नहीं है तो गड़बड़ है। अब वेलोसिटी के अंदर देखिएगा लेंथ है और टाइम है, अरे लेंथ और टाइम तो पहले से हो ही गया, तब इसको कहाँ से ला रहे हो, अब इसको फंडामेंटल नहीं ले सकते हो, क्योंकि लेंथ और टाइम जब तुम फंडामेंटल ले लिए तो वेलोसिटी अपने आप डिराइव हो गया, क्योंकि ये लेंथ बाई टाइम होता है, तो ये गया, ये आप नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल में, ठीक है ना। ऊपर वाले में लेंथ, मास और वेलोसिटी, लेंथ और मास मिल गया तो टाइम बच गया है ना, तो इसके अंदर टाइम आता है, हाँ आता है, तो इसको शामिल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ नहीं, ये क्वेश्चन ये आपको फील कराने के लिए कह रहा था कि ये सातों जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ये दुनिया मिलके सेलेक्ट किया है, तो बाकी सब इससे डेराइव हो जाना चाहिए। तब अगर कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी अभी भी मिल जाता, अभी भी मिल जाएगा अगर किसी दिन, कि इन सातों में से निकल के, तो वो संभव नहीं है आए। सातों को कितना हो, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो 8वां फंडामेंटल हो जाएगा। ये फील कराने के लिए ये क्वेश्चन था आपका, वो 8वां फंडामेंटल हो जाएगा, क्योंकि वो किसी और से ड्राइव नहीं हो रहा है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो वो खुद एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये बात, फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करते हैं तो उनको एक्सप्रेस करते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से और एक यूनिट से, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा भी है कि NU को कांस्टेंट होना होगा, कांस्टेंट होना होगा, मतलब अगर इन N और U में प्रोपोर्शनलिटी देखे तो N इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा U के। बस इतना ही पूछ रहा था, द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स, देन N और U में क्या रिश्ता होगा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज सो चूजन, लेंथ का एक नया यूनिट इस तरह से उसको चूज किया जा रहा है, दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। आप जानते हैं कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, वो उसको कह रहा है कि 1 ले लीजिए,
तो बताइए कि डिस्टेंस इस नई यूनिट में कितना होगा धरती से सूरज के बीच, जबकि टाइम लग रहा है 8 मिनट 20 सेकेंड। और ये बात मशहूर है जनरल नॉलेज का कि 8 मिनट, लगभग 8 मिनट लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड है वो एग्जैक्टली लग रहा है लाइट को पहुंचने में वहाँ से। एनीवेज, आप कहते हैं वेलोसिटी अगर सी से दिखा है तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो इसलिए डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अगर सी का वैल्यू जो होता है वो लेते तो उसमें इस टाइम से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना, जो आता वो आता। लेकिन कह रहा नहीं सी का वैल्यू 1 ले लीजिए, तो भाई लेना लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। और टाइम कितना दे रहा है, तो टाइम दे रहा है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ तो सेकंड में डालना है, तो डाल दीजिए 8 चौके 8 छक 48, 480 आप प्लस 20 सेकेंड, ठीक है ना। तो कितना हो गया 500 यूनिट्स। तो इस नए यूनिट में 500 यूनिट दूरी होगी यहां से सूरज के बीच। वर्मा जी कहते हैं, ऐसी वर्मा सर के बुक से है ये क्वेश्चन, कि मान लीजिए कि आपको कहा जा रहा है कि लीनियर साइज ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, पूरे हर चीज का, चाहे आपका कलम हो, आपकी लंबाई हो, घर के दूरी हो, कुछ भी हो, सब चीज जो लीनियर लेंथ था वो डबल हो गया है रातों रात, ओवरनाइट। कैन यू टेस्ट दिस स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइजेस विद अ मीटर स्टिक। तो सवाल ये उठता है कि जब सब चीज ही डबल हो गया है तो वो मीटर स्टिक भी डबल हो गया होगा, तो फिर हम उस मीटर स्टिक से कैसे नापेंगे। वो नापेंगे तो जितना पहले बता रहा था उतना ही बताएगा, क्योंकि जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं वो खुद ही डबल हो चुका है। तो इससे हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ नो। कैन यू टेस्ट इट बाय यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड हैज नॉट चेंज्ड। सी नहीं बदला, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल सही बात है। स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम में हर जगह सेम होता है, मीडियम चेंज होगा तो चेंज होगा, ठीक है ना। किसी मटेरियल के अंदर घुस गया तो वो कम, थोड़ा कम हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन बाकी वो इस यूनिवर्स में कहीं पर भी है तो उसका स्पीड वही है, वही है। तो आइए उसको देखा जाए अगर, तो कह रहा है कि क्या सी का यूज करके कर सकते हैं क्या। तो हम कहेंगे सी बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो इसलिए लेंथ नापना चाहते हैं तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा सी टी, ठीक है ना। अब क्या होगा कि चूंकि सी बदला नहीं है, तो अगर जब 2d, अब लेंथ तो डबल हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट चूंकि वही रहा, इसलिए इसको टाइम दोगुना लगेगा उतना ही दूरी तय करने में। स्पीड तो नहीं बढ़ा कह रहा है, और वो बढ़ता भी नहीं है, तो वो उसी स्पीड से चला। तो पहले अगर d लेंथ जाने में t टाइम लग रहा था, तो 2d लेंथ जाने में 2t टाइम लगेगा, 2t टाइम लगेगा। तो हम टाइम कैलकुलेट करके बता देंगे, हाँ 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 दुनिया में बदलाव हो गया है, इसका चेकिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर हो गया यस, यस बिल्कुल चेक कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स ऑल्सो स्टार्ट रनिंग एट हाफ द स्पीड। अब देखिए, हम अब लेंथ तो डबल किए थे, अब कह रहे हैं नहीं अब घड़ी अब टाइम हमें आधा आधा ले जोड़ रहा है अब, ठीक। तो अब देखिएगा लेंथ तो आप डबल किए हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही इस टाइम को आपने आधा किया तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा सी टी। तो पहले भी हमको सी टी मिल रहा था, अभी भी सी टी मिल रहा है। हम नहीं बता पाएंगे कि चीजें दोगुने लेंथ की हो चुकी है, हम नहीं बता पाएंगे, ठीक। अगर घड़ी में भी बदलाव कर दिए तो what will happen if all the clocks in the universe also start running at half the speed। तो एक बार फिर से we cannot test, इसको हम लोग नहीं टेस्ट कर पाएंगे फिर से अब, क्योंकि फिर आपने घड़ी भी बदल दिया, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहेंगे वेलोसिटी बराबर लेंथ बाई टाइम होता है, आपने दोनों को बदलने का काम कर दिया है, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया है। आप नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो
इतना ही था इसमें, आगे लेते हैं। एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस कैपिटल B x t, वेयर s इज स्पीड दे दिया एंड x इज डिस्प्लेसमेंट। द यूनिट ऑफ बड़का बीटा जो b है, कैपिटल B है, इसकी बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि अगर ये स्पीड है तो इधर में मीटर पर सेकेंड आया है, तो इधर भी क्या होना होगा, मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग और फील करेंगे जब डायमेंशन की बात कर रहे होंगे, तो उस समय कहेंगे भैया इधर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के डायमेंशन होना ही होगा, कोई चारा ही नहीं है, अदरवाइज वो इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। एनीवेज ये हुआ, तो आप कहेंगे कि ये a माइनस ए ई टू द पावर माइनस बी एक्स टी है, ठीक है ना। इसको बस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ले आके। तो चूंकि ये है मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी होना होगा मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी होना होगा मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो E है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इट इज अ नंबर 2.71, ठीक है ना, इट इज अ नंबर। तो A मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर, ठीक है ना, तो इसलिए दिख रहा है ना A का मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे भी A का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, तो कहेंगे इसको यूनिटलेस होना होगा, A को हटा दिए तो हमको मिल गया कि e टू दी पावर माइनस बी एक्स टी ये यूनिटलेस है। एक तो ये बात मिल गया हमको। अब आगे ना देखिए, ये नंबर पे कुछ पावर चढ़ा हुआ है। अरे नंबर क्या, किसी भी चीज पे पावर चढ़ा हुआ है तो पावर तो खुद एक नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए नंबर का क्या यूनिट होगा, तो कुछ नहीं, ठीक है। बी एक्स टी इज ऑल्सो यूनिटलेस, ठीक है ना। तो अब देखिए, जब इनका कोई यूनिट नहीं होना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये b का वो यूनिट होगा जो x और t मिलके कैंसिल करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो चलिए लिखा जाए, therefore b has same unit as 1 by xt, ठीक है ना। 1 by xt का जो यूनिट आएगा b का वही यूनिट कर देंगे तो दोनों कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 by xt का क्या यूनिट है, therefore यूनिट ऑफ b बराबर 1 by xt। x क्या है तो साफ साफ लिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब लेंथ है, मतलब मीटर है। और t क्या है, टाइम है। लिखे तब भी, नहीं लिखे तब भी आप टाइम लेके चलते रहेंगे, क्योंकि ऐसे भी ऑप्शन में देख रहे हैं ना सेकंड आ रहा है, तो इसलिए वो टाइम है, तो टाइम को कह देंगे सेकंड। तो यूनिट ऑफ b क्या है, तो पर मीटर पर सेकंड। आंसर ए था ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो इस तरह से चैप्टर में कई बातें अंदर छुपी होती है जो आमतौर पे आप समझते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन ने पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे कहियो, तो ऐसे नहीं, चीज़ों को ठीक से सुने, गौर करें, सोचे, और फिजिक्स के इनिशियल चैप्टर्स में ढंग से चीज़ों को पढ़ें, ताकि आगे जब आप 11th में आगे बढ़ेंगे तो वो तो मज़ा आएगा ही आपको। जब 12 में जाएंगे ना तो आपका काम एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं उनके साथ जो मैं प्रॉब्लम देखता हूँ, जिसमें वो फंस चुके रहते हैं, उसको निकालने का फिर से प्रयास कुछ लोग करते हैं, हम मदद करते हैं उनकी। वो क्या कि वो 11th को ठंडे बस्ते में डाल के 12 में आ गए रहते हैं। भाई 12 का जो बेस है ना वो 11 है, जिसका 11 अच्छा होगा उसका 12 अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही होगा उन सब चीज़ों का। एक बार आपने फोर्स पढ़ लिया तो ठीक है, 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा, कई तरह के उसके एप्लीकेशंस आ रहे होंगे, तो हम फोर्स और एक्सेलरेशन की कहानी को अच्छे से समझे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे आप।
शुरू में। हाँ, लेकिन मेहनत का मतलब ये नहीं है कि धड़ाधड़ रटे जा रहे हैं, कुछ का कुछ हैफजार्ड वे में पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, सजा के पढ़िए चीज़ों को, क्योंकि जो ब्रेन है ना, ये चीज़ों को सजा के लेना एक्सेप्ट करता है। बाकी बातें और होती रहेंगी। आज रुकेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन पे हम बातें कर रहे होंगे। AMU जैसा कि आज ही पढ़ाएं आपको एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितना के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻27 kg। आप kg वाला याद रखें, ये एक, उसको ग्राम में बदलना होगा तो जाहिर सी बात है आपको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये दोनों AMU के बराबर है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इधर भी देखने के लिए, क्योंकि ये 2 अबांश हो गया तो ध्यान रखिए ये इक्वल टू होगा इन दोनों के। इक्वल टू इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है। एनर्जी का छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा तो आप जानते हैं 10⁻6 कर देंगे तो 10 लाख यानी मेगा। मेगा को 10 लाख बोले तब, या मिलियन बोले तब, ये भी ध्यान रखिएगा। उस समय हम नहीं बोले हैं अगर, तो जब बात बता रहे थे तो मेगा कहे तब, मिलियन कहे तब, 10 लाख कहे तब। ओके ओके, दिमाग में बैठ गया ना। चलो अब यहाँ पे लौटो। तो एनर्जी है तो 1 AMU इज इक्वल टू, इतना नहीं बोल सकते क्योंकि ये मास का है, ये एनर्जी है, दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन इक्विवेलेंट कह रहा है तो थोड़ा सोचेंगे हम लोग, तो पता चला कि ये बात है मशहूर। आप कहेंगे सर क्या हमको अभी निकालना है? नहीं निकालना है अभी, आपको अभी इस लेवल पे निकालने के चक्कर में नहीं जाना है। ठीक, कल होकर जब आप आएंगे तब आप पढ़ेंगे कि कैसे क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होता है ये 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो मास है इसको आप mc² से करते हैं, E बराबर mc² से जो जूल में आता है, फिर उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 AMU जो एनर्जी है में कन्वर्ट होता है, ठीक, वो 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इक्विवेलेंट है 1 AMU का, ये करेक्ट है। इक्विवेलेंट वर्ड यूज करने की वजह से करेक्ट हो गया ये भी, ठीक है ना। लेकिन इज इक्वल टू नहीं बोल सकते थे, व्हाटएवर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसी के साथ आज रुकेंगे, यूनिट्स की बातें हुई समाप्त। ठीक, कुछ बातें कुछ क्वेश्चंस में फिर मिलेंगी तो होंगी। खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। अगले सेशन में पढ़ते हैं हम लोग डायमेंशंस। थैंक यू।